हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन एकेडमी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट एनसीईआरटी का वन शॉट। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्या करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करेंगे। हम अब तक सारे लेक्चर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसके हम पीवाईक्यू सीरीज भी कर चुके हैं। सो आज आपका टर्न है किसका, एनसीईआरटी को लाइन से लाइन पढ़ने का। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ओके चलो, तो अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन एक एक वर्ड हम इसका देखेंगे, एक एक लाइन हम इसकी पढ़ेंगे। फर्स्टली, एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वाइविपेरस एनिमल्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, वाइविपेरस। एक वर्ड होता है ओविपेरस एंड एक वर्ड होता है वाइविपेरस। ठीक है, तो वाइविपेरस एंड ओविपेरस में डिफरेंस पता है क्या होता है। ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग एनिमल्स होता है, एंड वाइविपेरस आर दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस। जो यंग वंस को गिव बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, वाइविपेरस एनिमल्स, राइट। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग, एंड ये लाइन क्लियर है। देन नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट इवेंट्स आती है ह्यूमंस के अंदर, वो यूनिट कौन कौन सी होती हैं इवेंट। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसे कि मेल्स के अंदर हम बात करते हैं किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होता है, oogenesis, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म के ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो दोनों टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखने, फर्टिलाइजेशन एंड इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। से सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इन सब के जाइगोट का डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एंड वही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल्स के अंदर इम्प्लांट होता है। हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, पढ़ा है ना। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताओ जरा मुझे, क्या देखा था हमने। ब्लास्टोसिस्ट सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट कौन सी सेल स्टेज होती है। तो हमें पता है ब्लास्टोसिस्ट इज द 32 to 64 सेल स्टेज। क्लियर दैट, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल्स के अटैचमेंट को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं गेस्टेशन। कितना होता है ह्यूमंस के अंदर, 9 मंथ्स, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। ये सब टर्म्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। देन यू हैव लर्न दैट दोज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। जो ये इवेंट्स होती है कब होती है, आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल एंड फीमेल में दोनों में एक रिमार्केबल डिफरेंस है। जैसे कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा होता ही रहता है। बट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सेज हो जाता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। जब वुमन कौन से स्टेज पर पहुंचती है, अपनी मीनोपॉज स्टेज में पहुंचती है, 45 से 50 में उसका ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाता है। सो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है, एंड इट includes a pair of testes, accessory glands, ducts and external genitalia। ये सब टर्म्स हमने देखी हैं। Then the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। scrotum के अंदर testes प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो testes के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है उसको एक लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। कितना टेम्परेचर लोअर रिक्वायरमेंट होते हैं, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि किसके अंदर होता है, मेंस के अंदर होता है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस होती है उनकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, एंड उनकी विड्थ होती है कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनकी लेंथ एंड विड्थ कितनी कितनी होती है, राइट।
देन इसके बाद द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस होती है किसके थ्रू कवर्ड होती है, डेंस कवरिंग के थ्रू, एंड ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द स्क्रोटम, स्क्रोटम के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होना है। यही टेस्टिस क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिप्टोरकाइरिडिज्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोरकाइरिडिज्म। एंड इफ ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं करती, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंज्यूनल हर्निया। क्लियर है, इंज्यूनल हर्निया क्या प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। एंड इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड लेयर्स पे क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जर्मिनल एपिथेलियम एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसके जो कि क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, वही फॉर्मेशन कराते हैं स्पर्म्स का। एंड उसी के अंदर सेटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो आगे पढ़ेंगे, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर स्पर्म्स का, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द टेस्टिस, एंड टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस इज ट्यूब्यूल्ड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंड इसके अंदर सेटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेटोली सेल्स क्या काम करते हैं, यही सेटोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के काम करेगी। इनको हम नर्स सेल भी बोलेंगे, इनको हम प्रोटेक्टिव सेल्स भी बोलेंगे। कौन सी सेल्स, प्रोटेक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। तो द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, के अंदर मियोसिस होता है एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन कर लेती हैं। वाइल सेटोली सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, के जो आउटसाइड वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जिस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर जिनको हम लेडिज सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो लेडिज सेल्स होती है, लेडिज सेल्स क्या काम करती है, सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, या फिर हम इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल कैरेक्टर्स के लिए, मेल सेक्सुअल अपीयरेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जनरली बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस लाइन को मिस कर जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, लेडीज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। एंड अदर सेल्स होते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, जो कि क्या काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो याद रखेंगे, जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर 2 सेल्स होती है, लेडीज सेल्स एंड कॉम्पिटेंट सेल्स। नेक्स्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वेस डिफरेंस। ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती हैं। तो ये डक्ट्स हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले रेटिटेस्टिस आर दोस टेस्टिस जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी में, एंड वो सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो निकल रही है वो किसके अंदर ओपन होती है, सारी की सारी रेटिटेस्टिस एक कॉमन ट्यूब होती है, कॉमन डक्ट होते हैं जिसके अंदर ये ओपन होते हैं। फिर यही ओपन हो गया किसके अंदर, वैसा इफ्रेंशिया के अंदर, ये सारी वैसा इफ्रेंशिया। फिर वैसा इफ्रेंशिया ओपन होता है किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर, दिस इज द एपिडिडाइमिस। देन यही एपिडिडाइमिस आगे जाके वैसा इफ्रेंशिया, फिर वैसा इफ्रेंशिया से वैसा डिफरेंस का बन जाता है। तो ये सारी हैं एसेसरी डक्ट्स। तो आगे देखते हैं, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वेसा इफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस के थ्रू, हमने देखा भी वेसा इफ्रेंशिया में ओपन हो रही है। द वेसा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में पूछा गया है कि जो वेसा इफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को कहाँ पे लीव करता है एंड कहाँ पे ओपन होता है। तो देखो वेसा इफ्रेंशिया ने क्या टेस्टिस को लीव करके गया एंड ओपन किसके अंदर हो गया, वेसा इफ्रेंशिया के अंदर ये जाकर ओपन हो गया। टेस्टिस को लीव किया, वेसा इफ्रेंशिया में ओपन हो गया। सॉरी, वैसा इफ्रेंशिया ओपन हुआ किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। टेस्टिस को लीव किया वैसा इफ्रेंशिया एंड एपिडिडाइमिस में ओपन हो गया।
लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, टेस्टिस के कौन से सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वेज डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये लाइन ध्यान रखनी है, एपिडिडाइमिस लीड्स टू वेज डिफरेंस, जो ये एपिडिडाइमिस है यही एपिडिडाइमिस आगे जाके क्या बनेगा, वेज डिफरेंस बनेगा। एंड वेज डिफरेंस जो एक्सटेंड हो रहा है, जो एक्सटेंड हो रहा है कहाँ से, टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी से एक्सटेंड हो रहा है एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बना के जा रहा है। देखो यहाँ पे ये लूप बना रहा है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, दोनों साइड से यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर से ऐसे गोल साइड से कवर करता हुआ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वेज डिफरेंस दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर, आगे देखते हैं। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सैमिनल वेसिकल्स, ये सैमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करेगी एंड कहाँ पर ओपन होगी, यूरेथ्रा के अंदर। फिर यूरेथ्रा किसके अंदर आगे बन जाएगा, उसके आगे जो ट्यूब बनेगी उसको बोलेंगे हम इजैकुलेटरी डक्ट। देख लेते हैं हम फिर से डायग्राम के अंदर। तो हमने क्या देखा कि जो वेज डिफरेंस है, वेज डिफरेंस यहाँ से लूप कर रहा है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड यहाँ पे क्या ओपन हो रही है, सैमिनल वेसिकल। सैमिनल वेसिकल से कौन सा फ्लूइड आता है, दैट इज सैमिनल प्लाज्मा। तो यहाँ से आता है सैमिनल प्लाज्मा। फिर सैमिनल प्लाज्मा यही सारे के सारे ओपन हो रहे हैं, किसके बाद बन रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एजैकुलेटरी डक्ट नहीं दिखाई हुई है, सैमिनल वेसिकल देन बल्बोयूरेथ्रल, फिर इसके बाद जो यहाँ पे बीच में एक ट्यूब बनती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। सो अब हमने इसमें डायग्राम में देख लिया है इजैकुलेटरी डक्ट कौन सी होती है। देन इसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम कहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे These ducts store and transport the semen from the testis to the outside through urethra। यही जो डक्ट्स होते हैं एसेसरी डक्ट, जैसे रेड टेस्टिस वैसे फ्रेंच, ये सारी डक्ट्स ही क्या काम करती हैं, जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, उसको स्टोर करके रखती हैं टेस्टिस में, फ्रॉम द टेस्टिस, एंड उसको फिर क्या करती है, पास आउट करती है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। Then the urethra originate कहाँ से होता है, from the urinary bladder, and this urethra is the common passage for both semen or we can say sperm or urine। So ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, आप ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो यूरेथ्रा है originate from the urine and extend through the penis to its external opening, that is urethral meatus। urethral meatus is the external opening होती है जिसके तरह सीमेन एंड यूरिन वो दोनों के दोनों पास आउट होते हैं। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट, the penis is the male external genitalia and it is made up of special tissues that help in erection of penis to facilitate insemination। जो penis होता है उसके ऊपर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका इरेक्शन में हेल्प करते हैं एंड यही फैसिलिटेट कराता है किस लिए, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, देन इसके बाद द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस, जो पेनिस का एनलार्ज एंड उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस एंड इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ अ स्किन जिसको बोलते हैं फोर स्किन। एंड अगर हम पेनिस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेनिस की स्ट्रक्चर में आगे हमें 3 लूप्स दिखेंगे, तो उन 3 लूप्स का भी हम नाम देख लेते हैं, उनको हम स्ट्रक्चर्स में क्या बोलते हैं। सो अगर हम पीनस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीनस के हम क्या कर रहे हैं, टीएस देख रहे हैं पीनस का। तो पीनस में क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं एंड द वन इज लाइक दिस। तो इन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, तो जो सबसे नीचे वाली स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज कॉर्पस स्पोरेंजियसम, दिस इज नॉन एज कॉर्पस स्पोरेंजियोसम and these structures are known as corpus carnivosum, this is known as corpus cavernosum, so this is the structure। और अगर हम बात करें कि पीनस के ऊपर ऐसे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसके टिश्यूज का भी नाम हम लिख लेते हैं। द टिश्यूज आर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कार्निवोसा। कौन से टिश्यूज है, दीज आर इरेक्टाइल टिश्यूज, तो इनका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कार्निवोसा।
राइट। अब आगे देखते हैं। The male accessory glands includes pair seminal vesicles, हमने देखा seminal plasma जहाँ से आता है, prostate gland and bulbourethra, यही कहाँ होते हैं, हमने अभी पहले देखा था male accessory ducts and these are the male accessory glands होते हैं जिनका अलग अलग अपना अपना secretions होता है. Then the secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Same इसी लाइन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो seminal vesicle, seminal plasma होता है उसके अंदर कौन कौन से secretions क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. और जो सिक्रीशन होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का वो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनस. पीनस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है किसका, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन. तो ये था ओवरऑल किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन. अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix and vagina and the external genitalia located in the pelvic region. The part of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. Ovulation क्या होता है, ovulation is the process of release of ovum का release होना from the ovaries. और किसके लिए, फर्टिलाइजेशन हमने देख चुके हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. प्रेगनेंसी हमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर जो इवेंट होती है दैट इवेंट इज नोन एज प्रेगनेंसी. देन बर्थ क्या होता है, चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन एंड द लास्ट वन इज चाइल्ड केयर जिसमें हम मैटरनल एंड फीटल केयर दोनों की केयर के बारे में बात करते हैं. क्लियर. देन इसके बाद देखते हैं, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो ओवरीज होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. क्यों बोलते हैं, बिकॉज यही क्या करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी करती है और यही स्टेरॉइड हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं और इनके से सिक्रीट करते हैं जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं. सो ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन की ईच साइड पे प्रेजेंट होती हैं. ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पैल्विक वॉल से कनेक्ट होती है एंड यूट्रस से कनेक्ट होती है बाय अ लिगामेंट. इट इज, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सके, इट्स कनेक्टेड टू द पैल्विक वॉल से कनेक्ट है एंड यूट्रस से कनेक्ट है बाय लिगामेंट. राइट. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम. जो ईच ओवरी होती है उसकी एक कवरिंग पे एक थिन एपिथेलियम होता है प्रेजेंट विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करके रखता है. अभी स्ट्रोमा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एक होता है इनर मेडुला. अब आगे देखते हैं. The oviducts, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. ये सारी क्या है, female accessory ducts. कौन कौन सी, fallopian tube जिसको हम oviduct भी बोलते हैं, uterus and vagina. Each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कि एक्सटेंड होती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी. ईच ओवरी के पेरीफेरी से एक्सटेंड होकर यूट्रस तक जाती है. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है, इज द फनल शेप इन फंडिबुलम. वो क्या है, फनल शेप इन फंडिबुलम. द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम के जो एडजेस है जिसको कॉर्नर वाली साइड है, दैट इज नोन एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको हम बोलते हैं फेम्ब्री. क्या बोलते हैं, फेम्ब्री. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं फेम्ब्री कौन सी है, द एज ऑफ द जो इनफंडिबुलम के एज है दैट इज फेम्ब्री, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो कि क्या काम करते हैं, ओवरीज से जब ओवम रिलीज हो रहा है तो उसको कैच करने का काम करते हैं, उसको कैप्चर करने का काम करती है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवन आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद. ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है. द नेक्स्ट, द इंच ऑफ इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर नेक्स्ट वन, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. जो सबसे वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का दैट इज नोन एज एम्पुला जो कि स्वेलन पार्ट होता है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस जो कि एक नैरो ह्यूमन है एंड इट्स जॉइन द यूट्रस को ये जॉइन करके रखता है. अब हम सबसे पहले जो हमारे ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स गई हैं उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी का सिंगल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अब देखो जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होती है ओव्यूल फनल, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, फनल शेप दैट इज नोन एज ओवरी. इन्हीं ओवरी के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है. फिर ओव्यूलेशन के बाद हमने अभी एनसीईआरटी की लाइन पे जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे एज वाला पार्ट होता है दिस इज द
एज ऑफ द फैलोपियन दैट इज इनफंडिबुलम, एंड इस फंडिबुलम का जो एज है जिसका साइड में प्रेजेंट है, लास्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम, जिसका एज में क्या प्रेजेंट है, फिम्बरी प्रेजेंट है। फिर इसका स्वेलन पार्ट इज एम्फिला, फिर एम्फिला के बाद का इस्थमस रीजन, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस, एंड दिस इज द कंप्लीट यूट्राइन कैविटी, जिसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम के बाद आती है मायोमेट्रियम, फिर द आउटर वन इज द पेरीमेट्रियम। तो आप इसका आउटर टू इनर ऐसे याद रख सकते हैं, PME, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। फिर इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर है, हम उस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं इसमें क्या क्या हमें विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है दैट इज यूट्रस, यूट्रस होता है यूराइनरी ब्लैडर होता है, पार्ट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, देन यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, एनस, वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स। तो ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं किसके, फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ये सारे पार्ट्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें जो ये सर्विक्स वाला पार्ट होता है, वेयर इज द सर्विक्स, ये तो इस सर्विक्स वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक IS प्रेजेंट होता है, फिर IOS बोल देता है इसको, या फिर एक EOS। IOS होता है इंटरनल, दिस इज इंटरनल, इसको बोलते हैं हम, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है इंटरनल ओरिफाइस, एंड एक होता है एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो इंटरनल वाली ओपनिंग होती है प्रेजेंट होती है बिटवीन द यूट्रस एंड सर्विक्स, एंड जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सटर्नल ओपनिंग, ओपनिंग बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच की ये ओपनिंग होती है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। यूट्रस को एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है एंड इसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड टीयर, किसकी शेप होती है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विस वॉल। ये एक सपोर्टेड होता है एक लिगामेंट के थ्रू जो अटैच होती है पेल्विक वॉल के थ्रू, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, के थ्रू यूट्रस ओपन होता है इनटू वेजाइना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू विच कैनाल, थ्रू विच नैरो, थ्रू विच स्ट्रक्चर ओपन होता है, दैट इज द सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स की जो कैविटी होते हैं उसी को बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल, which along with the vagina forms the birth canal। जो cervix plus vagina is known as birth canal। the walls of the uterus, अभी मैंने 3 walls बताए, the outer one is perimetrium, then myometrium and then endometrium। तो जो starting वाली सबसे outer वाली perimetrium layer होती है ये एक external thin membranous layer होती है जो middle, फिर इसके बाद कौन सी आती है, मायोमेट्रियम जो कि मसल्स की बनी होती है, एक थिक लेयर। तो सबसे आउटर वन वाली थिन, फिर मिडल वाली थिक होती है, एंड फिर जो इनर वाली होती है वो एक ग्लैंडुलर लेयर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूट्रस की कौन सी लेयर ग्लैंडुलर लेयर होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम, जो कि डिग्रेड होती है किसमें, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। While the myometrium exists strong contraction during delivery of the baby, के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है। किसके अंदर होता है कॉन्ट्रेक्शन, मायोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम क्या करती है, अंडरगो जाती है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये सारे एक्सटर्नल जेनिटेलियाज है फीमेल के अंदर। देन मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज जो कि कवर्ड है स्किन के थ्रू और प्यूबिक हेयर्स के थ्रू। फिर इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द, ये टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, दैट इज लेबिया मेजोरा, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस के थ्रू एक्सटेंड डाउन होता है एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में समझे तो हम इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे देख सकते हैं, सपोज ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये ओपन वाला ऊपर वाला हेयरी वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। फिर मॉन्स प्यूबिस के बाद जो इनर साइड स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी इनर वाली स्ट्रक्चर्स को, इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। दिस इज द लेबिया मेजोरा, एंड लेबिया मेजोरा के अंदर एक और फोल्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। दिस इज द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड हो रहा है एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहा है। फिर इसके बाद कौन सा, इनर लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा के जो अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू इसकी
ओपनिंग होती है। क्लियर? देन द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पर। दिस इज द क्लाइटोरिस, यहाँ पर होती है क्लाइटोरिस प्रेजेंट, राइट? क्लाइटोरिस क्या? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा above the urethral opening. Then the hymen is the often turned during the first coitus के टाइम पे जो hymen layer होती है वही degrade हो जाती है। So हमने देख लिया hymen is the often torn during the first coitus intercourse। जो first coitus होता है, first intercourse के टाइम पे जो hymen layer होती है वो break down हो जाती है। However, it can also be broken by sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. So this was all about this. अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेमरी ग्लैंड की। मेमरी ग्लैंड में सबसे लास्ट में यहाँ पे होता है रिब्स, देन मसल्स बिटवीन रिब्स, देन पेक्टोरल मसल। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है, जो सबसे पहले यहाँ पे होता है फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ममेरी लॉब्स। देन ममेरी लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होता है ममेरी एल्वियोलस, एल्वियोलाई भी जिनको बोलते हैं। उन्हीं एल्वियोलाई से ओपन होते हैं क्या? ममेरी डक्ट ओपन होती है। फिर ममेरी डक्ट आपके जाके एक एम्फुला स्वेलन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द एम्फुला। फिर यही एम्फुला जाके ओपन होते हैं एक कॉमन ट्यूब दैट इज लेक्टिपेरस डक्ट। फिर वही लेक्टिपेरस डक्ट आगे जाके ओपन किसके अंदर होता है? निपल्स के अंदर ओपन। सो दिस इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary gland show paired structures, breast that contain glandular tissues जिसके अंदर present होता है and variable amount of fat present होता है। Then the glandular tissues of each breast कि जो glandular tissues है उनके अंदर 15 से 20 mammary lobes present होते हैं containing cluster of cells जिनके अंदर बहुत सारे cluster of cells present होते हैं जिसको हम बोलते हैं alveoli। यही एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। देन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई के पास ऐसी सेल्स होती है जो कि मिल्क को सिक्रीट करती हैं एंड उसको स्टोर करके रखती हैं एंड स्टोर इन द कैविटीज ऑफ ह्यूमन के अंदर कैविटीज है उसी के अंदर वो उनको सिक्रीट करके स्टोर करने का काम करती है। देन द एल्वियोलाई ओपन इनटू द ममेरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होती है। देन द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लॉब जॉइन टू फॉर्म ए ममेरी डक्ट। ये सब हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। देन सेवरल ममेरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर mamae ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. Then अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस द इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन की जो इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 3 इवेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इवेंट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड इवेंट आती है फर्टिलाइजेशन। फिर इसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है ये एक इवेंट किसके अंदर आती है? इसके अंदर आता है गैमेटोजेनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले देखें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स के अंदर होता है टेस्टिस एंड फीमेल्स के अंदर होता है ओवरीज। हम इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही मेल्स हमारे क्या काम करते हैं, यही ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी सिक्रीशन करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। स्पर्म एंड ओवम जो कि इनके गैमेट्स को बोलता है। स्पर्म इज male and ovum in female respectively by the process called gametogenesis process के through gametes का formation करता है। in testis the immature male germ cell that is spermatogonia produce करती है sperm by spermatogenesis that began at puberty के टाइम पे जो start होता है। The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubules के अंदर ही क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है क्योंकि उसी के अंदर स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंट होते हैं। वही स्पर्मेटोगोनियाज के अंदर सबसे पहले माइटोसिस होता है, देन माइटोसिस के बाद मियोसिस 1, देन मियोसिस 2। उन्हीं के थ्रू क्या बनता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं उसको। देन ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड होता है एंड कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एंड सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोलते हैं जो कि पीरियडिकली अंडरगो जाते हैं किसके अंदर? मियोसिस प्रोसेस में। मियोसिस क्या होता है? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मींस पहला रिडक्शनल डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है एंड लीडिंग टू
फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर कोई पूछे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कन्वर्ट करने में कौन सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी से सेकेंडरी का कन्वर्जन में, एंड वहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बॉडी बनती है which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division, और उससे क्या बनता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब स्पर्म में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद जो स्पर्म्स होते हैं एम्बेडेड हो जाते हैं किसके अंदर, सेटोली सेल्स के अंदर। यही सेटोली सेल्स उनको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली रिलीज हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ spermatids are transformed into sperm. This process is known as spermiogenesis, and spermiation is the release of sperm from the seminiferous tubules. This process is known as spermiation. So, अब आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है वो होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. This, if you recall, is a hypothalamic gland. जो मास्टर ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एंड द इंक्रीज लेवल ऑफ, जैसे जैसे GnRH का लेवल इंक्रीज होता है तो वो क्या करती है, एक्ट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंड वो सिक्रीट करती है 2 गोनाडोट्रोपिन, दैट इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन तो वर्क करते हैं किसके ऊपर, लेडिज सेल्स, L4 ल्यूटिलाइजिंग L4 लेडिज। आप इसको याद रखेंगे ऐसे, एक याद रखेंगे FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये वर्क किसके ऊपर करेंगे, S मींस सेटोली सेल्स, और ये है लेडिज सेल्स। लेडिज सेल्स पे वर्क करते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, सेटोली सेल्स पे वर्क करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड लेडिज सेल्स ही क्या काम करते हैं, यही स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन का, सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों काम। ये एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। FSH एक्ट करते हैं कहाँ पे, सेटोली सेल्स के ऊपर, एंड स्टिमुलेट करते हैं, क्या स्टिमुलेट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जो कि हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब आती है नेक्स्ट स्पर्म की स्ट्रक्चर्स। तो स्पर्म का जो ऊपर वाला हेड वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज एक्रोसोम, इसी की जो आउटर लेयर होती है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है हैप्लॉइड। फिर इसकी नेक होती है, नेक के ऊपर 2 प्रेजेंट होता है क्या, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। फिर इसका जो मिडल पीस होता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे अरेंजमेंट दिखा है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नेबरकन अरेंजमेंट, तो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग के लिए, एंड जो इसका एक्रोसोम वाला पार्ट है बनता है किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है ये। एंड स्पर्म जो होता है अपनी एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में ये अपनी एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड पार्ट देखा, नेक पार्ट देखा, मिडल पीस एंड द टेल, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हमने देखी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म की कंप्लीट बॉडी को कवर किए हुआ है। स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको किस में हेल्प करते हैं, ओवम के ऊपर जो आउटर लेयर्स होते हैं उनको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। तो इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और प्रोटियोलाइटिक, दोनों तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एंड द मिडल पीस पोजेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, दैट फैसिलिटेट स्पर्म की मोटाइलिटी, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। The human male ejaculate about 200 से 300 million sperm during coitus, for normal fertility means normal fertilization के लिए जो ह्यूमन मेल्स होते हैं इजैकुलेट करते हैं। एक बार सीमेन में कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एंड उन स्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट उनमें से जो 60% स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड इन 60 में से भी एटलीस्ट 40% के पास विगोरस मोटाइलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। यही मेन क्राइटेरिया होता है किसके लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए।
देन द स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज होंगे एंड ट्रांसपोर्ट होंगे बाय द एसेसरी डक्ट और सिक्रीशन होगा किसके थ्रू, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमस का सिक्रीशन, वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट। ये सब एसेंशियल्स होता है किसके लिए, स्पर्म की मोटाइलिटी और उसके मैचुरेशन के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है एंड स्पर्म के साथ मिलकर बनाता है सीमन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेक्सरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, इन सब का मेन फंक्शन क्या होता है, मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, अब हम पढ़ते हैं oogenesis, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स के अंदर oogenesis प्रोसेस में क्या होता है। तो oogenesis प्रोसेस विच इज मार्केडली डिफरेंट, जो कि बहुत डिफरेंट होता है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज द मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी एंड oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब जो बेबी गर्ल होती है वो अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होती है। तो oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother oogonias, उसके अंदर बहुत सारे couples of million means 2 million gametes, 2 million ओगोनियाज का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन ईच फीटल ओवरी, एक फीटल ओवरी के अंदर 2 मिलियन गैमेट्स, तो मीन्स दोनों ओवरीज के अंदर टोटल कितने हो गए, 4 मिलियन। सो नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई ओगोनियाज का फॉर्मेशन नहीं होता है, सारे ओगोनियाज का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। Then these cells start division, इन्हीं सेल्स में डिवीजन होने लगता है एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर जाती है एंड गेट टेम्परली अरेस्ट, और उसी की डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाती हैं, जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। एंड ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड होता है बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसस सेल्स, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, देन इट इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाता है ड्यूरिंग द फेज, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी एज तक बहुत सारे oogoनियाज डिजनरेट हो जाते हैं, या फिर हमको प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी तक सिर्फ और सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। देन द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसस सेल, फिर इसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शियरी बनेंगे, इनके ऊपर एक न्यू थीका लेयर बनने लग जाएगी और इनके ऊपर ग्रैनुलोसस सेल्स की कंसेंट्रेशन भी बढ़ने लग जाएगी। Then the secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized, किसके थ्रू characterized किया, उसके outside एक fluid filled cavity होते हैं that is known as antrum and the theca layer is organized, जो theca layer present थी वो 2 layers में distribute हो जाते हैं, एक inner layer and एक outer layer। तो जो inner theca interna and outer theca externa। It is important to draw your attention that it is at this stage that primary oocytes within tertiary follicle grow in size, अपने साइज में ग्रो कर चुके हैं टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर जो oocyte प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, एंड कंप्लीट इट्स अपना मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट कर चुके। कब कंप्लीट करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देन इट इज अनइक्वल डिवीजन होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी उस टाइम पे फॉर्म होती है। क्लियर, देन आगे देखते हैं। Then the secondary oocyte retain bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the secondary oocyte. Does the first primary body born out of first meiotic division divide further or degenerate? तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ये टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है ये क्या फर्दर डेवलप करेगी या फिर डीजनरेट हो जाए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी रिसेंटली हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर, अब जो टर्शियरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte था वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एंड द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मैम्ब्रेन। अब जब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो अब उसके ऊपर एक नई मैम्ब्रेन बन चुकी है दैट इज जोना पैलुसिडा। देन द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, अब यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। So ovulation is the process of rupturing of Graafian follicle and release the secondary oocyte. अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है that is the ovary. ओवरी की स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे रेड वाली दैट इज ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले क्या बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी में डेवलप हो गया टर्शियरी फॉलिकल जिसके बाहर एंट्रम आपको दिख रहा है। देन इसके बाद ये रेड रेड डॉटेज वाली दिख रही है दैट इज जोना पैल्यूसिडा लेयर होती है। जोना पैल्यूसिडा लेयर के थ्रू पता चलता है ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है एंड इसी को हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। यही मैच्योर फॉलिकल क्या करेगा अपने अंदर से ओवम को रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। फिर ओव्यूलेशन के आगे के प्रोसेस हम आगे देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है यहाँ पे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड oogenesis को। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनियाज प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोगोनियाज में सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो एक सेल के अंदर माइटोसिस हुआ माइटोसिस, तो माइटोसिस से हमारी 2 सेल्स बन गई। फिर ये हमारी जो बन गई, दीज आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो रिडक्शनल डिवीजन से 1 से 2 सेल्स बनेंगे, दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी के अंदर अगेन सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 2। फिर जो सेकेंडरी oocyte से स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज स्पर्मेटेड। फिर स्पर्मेटेड के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपका। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद कितने स्पर्म्स बनते हैं, 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब देखते हैं oogenesis। oogenesis हमें पता है oogoनियाज बनता है। अगेन सारे स्टेप्स वही सेम रहेंगे, माइटोसिस होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, प्राइमरी oocyte, जैसे यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे किसी भी सेल में अरेस्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, फिर उसके अंदर मियोसिस 1 अरेस्ट हो चुका है। जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आएगी तब तक ये प्राइमरी oocyte किस में रहेंगे, अपने प्राइमरी oocyte में अरेस्टेड स्टेज में रहेंगे। फिर उसके बाद प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, चाइल्डहुड से प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट हुआ, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। देन ये कंप्लीट हो जाएंगे सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte और एक टिनी पोलर बॉडी, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर इसके बाद यही होती है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसमें क्या होगा, एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होगा, वो अपनी साइकिल्स कंप्लीट करता रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अब ये देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मंकी, एपीज एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज मेनार्क, जो कि 11 to 13 एज में स्टार्ट होती है। एंड इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एन एवरेज इंटरवल 28 से 29 डेज का एक एवरेज इंटरवल होता है, जिसमें अपने आप को रिपीट करती रहती है। एंड द साइकिल्स ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो कंप्लीट साइकिल होती है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड वन ओवम इज रिलीज, एक ओवम एवरी मंथ रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल, साइकिल के मिडल स्टेज में ये रिलीज होता है। एंड द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज शोन इन फिगर दिस। तो अब हम इस फिगर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट टाइम पीरियड है, कहाँ से 1 से लेके 29 तक का टाइम पीरियड है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेज होते हैं दैट इज 1 से 5 स्टेज डे तक, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें क्या होता है जो यूट्राइन की इनर लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम वो डिग्रेड करती है। एंड डिग्रेड करने में अब देख रहे हैं यहाँ पे ब्लीडिंग फेज होता है। ये 5th डे से लेके 14 मीन्स 13th डे तक होती है फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब इसको फॉलिकुलर फेज की बोल रहे हैं। ये सारे इवेंट्स तो किसके अंदर, यूट्रस मींस जो यूट्राइन वॉल्स के, बट एक इवेंट ओवेरी के अंदर भी चलती रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसे ही ये बन के ग्राफियन फॉलिकल तक ये स्टेज चल रही है। फिर एट द 14th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। एंड जब ओव्यूलेशन होगा तो ओवेरियन हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है एस्ट्रोजन पे। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके पास बहुत ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी, ग्रैनुलोसा सेल्स की। तो जितनी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन का हार्मोन। तो देखो जैसे जैसे लेयर्स बढ़ रही हैं ग्रैनुलोसा की, ऐसे ऐसे एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। फिर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। देन ओव्यूलेशन, तो अब यूट्राइन के अंदर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम डिग्रेड होती है, ये अपने आप को क्या करना स्टार्ट करेगी, प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। देन प्रिपेयर करने के बाद फिर जो ओव्यूलेशन में ओव्यूल रिलीज हो चुका है तो जो स्ट्रक्चर बच जाती है बाद में दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। फिर वही कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट करने लग जाते हैं आगे। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन्स रिलीज करता है, इसीलिए यहाँ पर भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई है। और सेम यूट्राइन के अंदर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अपने आप को ग्लैंडुलर लेयर में फिर से कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे साइकिल में बताया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में।
सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. द मेजर इवेंट्स आर शोन हियर. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज से जो साइकिल स्टार्ट हो रही है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, इट लास्ट फ्रॉम 3 to 5 days होता है. एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ब्रेक डाउन करती है. एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. अगर रिलीज्ड ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमेशा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती ही रहे. एंड जितना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कंसंट्रेट, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन. तो जितना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, जब तक उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तब तक एंडोमेट्रियम लेयर भी मेंटेन ही रहेगी. बट जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन में सडन फॉल आएगा तो सेम टाइम पे एंडोमेट्रियम, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का विथड्रॉल होगा. क्लियर. Then the lack of menstruation may be indication of pregnancy. Lack of menstruation क्या बताता है, indication of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes जैसे कि stress, proper health, etc. ये सब चीजें भी menstruation को irregular बना देती हैं. The menstrual phase is followed by the follicular phase, जो हम देख चुके हैं डायग्राम में. ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है. साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट करने लग जाते हैं थ्रू प्रोलिफरेशन. एंड दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के जो लेवल हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं. देन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन जो कि क्या है, एलएच ल्यूटिलाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्राफियन फॉलिकल. तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज करता है ग्रेजुअली जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज इंक्रीज होती है. एंड स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल्स बनते रहे. एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं उनके ऊपर ग्रैनुलोसर सेल्स मेंटेन होती जा रही है, ग्रैनुलोसर सेल्स बढ़ती जा रही है. तो वही जितनी ज्यादा ग्रैनुलोसर सेल्स होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स की कंसंट्रेशन एंड एलएचएफएसएच की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी. ठीक है, तो आगे देखते हैं. बोथ एलएच एंड एफएसएच क्या करते हैं, अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. एलएच एंड एफएसएच पीक लेवल पे कौन से डे पर होता है, द मिडल ऑफ साइकिल, दैट इज ओव्यूलेशन पीरियड. ऑफ ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे पर. ठीक है, फिर आगे द रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं. जो रैपिड सिक्रीशन होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का, उसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल के मिडल, दैट इज 14 डे. तो उसी को बोलेंगे एलएच सर्ज. जब एलएच हार्मोन का जो रैपिड सिक्रीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल है, उसका पीक लेवल, पीक बहुत ज्यादा हाई है, उसको बोलेंगे एलएच सर्ज, जो कि इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर कर जाए, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तभी तो उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा. एंड देयरफॉर द रिलीज ऑफ ओवम, दैट इज ओव्यूलेशन. द ओव्यूलेशन मीन्स ओव्यूलेटरी फेज जो फॉलोड होती है ल्यूटल फेज से, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर. क्लियर. देन द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस. यही कॉर्पस ल्यूटियम हमने देखा था, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन ही मेंटेन करके रखता है यूट्राइन की इनर लेयर को, दैट इज एंडोमेट्रियम. Then the endometrium, such an endometrium is necessary for implantation of fertilizer. यही endometrium बहुत ज़्यादा necessary होते हैं किसके लिए, जो egg fertilize हो चुका है उसके implantation के लिए, and other events of pregnancy के बाकी और events के लिए भी. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. Pregnancy के टाइम पे कोई menstruation नहीं होता. इन दी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में अगर क्या होगा, यही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, विथड्रॉ करेगी. एंड जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की विथड्रॉ करेगी उसी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन की इवेंट स्टार्ट होने लग जाएंगी. Then this causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle, new menstrual cycle start होने जा रही है. In human beings, a menstrual cycle ceases
अराउंड 50 ईयर ऑफ एज जो ह्यूमंस के अंदर होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्टार्ट होती है मेनार्क स्टेज पे एंड वो एंड होती है 45 से 50, दैट इज मेनोपॉज। देन द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज जो एक्सटेंड होती है बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज के बीच में ही ये साइकिल होती है। सो अब हम देखते हैं, अब हम देख चुके हैं कि जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है बाय द स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे वो सारे हम इवेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फॉइटस के टाइम पे सीमन रिलीज हो चुका है, फिर दिस प्रोसेस नोन एज इंसेमिनेशन एंड द जो मोटाइल स्पर्म वो स्विम करेगा रैपिडली, पास कहाँ से जाएगा, सर्विक्स के थ्रू एंटर करेगा यूट्रस में, देन एम्फिलरी रीजन में जाएगा, एम्फिलरी रीजन में क्या मिलेगा उसको, वहाँ पे ओवम मिलेगा जो कि ओवरी से रिलीज हुआ था एंड वही उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा एंड फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट द एम्फिलरी रीजन। यही क्वेश्चन भी आपका किस में पूछा गया है लास्ट ईयर में, आपने मेरा 105 PYQ सीरीज देखा होगा, वहां पे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy because main condition इसके लिए क्या है, ओवम एंड स्पर्म दोनों के दोनों को ट्रांसपोर्ट होना चाहिएगा साइमल्टेनियसली, किस रीजन में, एम्फिलरी रीजन के अंदर। देन आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म इस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पैलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है ओवम की एंड इंड्यूस करता है उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, आके उसके साथ फर्टिलाइज ना कर पाए, ये चेक भी करता है कौन, पर स्पर्म। सो दस इज इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन कोज फर्टिलाइज, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकता है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है हेल्प करता है स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पैलुसिडा लेयर के थ्रू एंटर करता है एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्योंकि हमने देखा था oogenesis के टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte तो वो अरेस्ट हो चुका था, कौन से स्टेज में आके, मेटाफेज 2, जब मियोसिस 2 हुआ था उसके अंदर तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो चुका। तो वो अरेस्ट अब कब ओपन होगा, वो अरेस्ट जब ओपन होगा जब ओवम के पास स्पर्म पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे स्पर्म उसको सिग्नल देगा कि वो अब अपना साइकिल कंप्लीट कर सकता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है इट ऑल्सो अनइक्वल, वह भी एक अनइक्वल डिवीजन होता है एंड जिसमें बनता है एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, एक हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको हम बोलते हैं ओटिड, ठीक है। सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम, यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे और सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट इज जायगोट। हाउ मेनी क्रोमोसोम, बिकॉज ये डिप्लॉइड है तो ऑब्वियसली इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। So, आगे देखते हैं, one has to remember that the sex of the baby has been decided at its stage itself। जो बेबी का सेक्स है वो इसी स्टेज पर डिपेंड करता है। Let us see how, कैसे डिपेंड करता है। As you know, the chromosome pattern in the human female के अंदर कितना क्रोमोसोम पैटर्न होता है, XX, but in the male the chromosome pattern is XY। Therefore, all the haploid gametes produced by the female has the sex hormone X and whereas the male gamete sperm the sex hormone could be X and Y। तो वो डिपेंड करता है कि जो स्पर्म फर्टिलाइज करा है उस स्पर्म के पास X क्रोमोसोम है या फिर उसके पास Y क्रोमोसोम, बिकॉज फीमेल के पास तो X ही होगा जो फीमेल ओवम है, बिकॉज दैट इज हैप्लॉइड। तो उसके पास कितने हैं, 23 प्लस X, 22 प्लस X, सॉरी, और यहाँ पे 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y होंगे। तो अगर 22 प्लस एक्स के साथ 22 प्लस एक्स फर्टिलाइज करता तो यहाँ पे क्या होगी, गर्ल होगी, एंड अगर 22 प्लस एक्स प्लस 22 वाई फर्टिलाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, बॉय बेबी होगा। सो ऐसे डिपेंड होता है बेबी का सेक्स कैसे होगा, ठीक है। देन 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द अदर 50, जो स्पर्म्स होते हैं उसमें 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% के पास वाई क्रोमोसोम है। आफ्टर फ्यूजिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट द zygote would carry either XS or XY depending on whether the sperm carrying X or Y। ये डिपेंड करेगा कि जो स्पर्म है वो उसके पास X क्रोमोसोम है या Y क्रोमोसोम है। जाइगोट कैरिंग XX, अगर XX होगा तो फीमेल बेबी होगा, XY होगा तो मेल बेबी होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव फ्रॉम द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। जो माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी क्योंकि बिकॉज जाइगोट से ही क्या करना है, कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होना। तो ये isthmus रीजन से जाइगोट जो है मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, उसको बोलते हैं हम क्लीवेज।
टुवर्ड द यूट्रस की तरफ, क्योंकि यूट्रस में जाके क्या करना है, उसको इम्प्लांटेशन करना है। एंड सबसे पहले एक 2 सेल स्टेज बनाएगा, फिर दिस इज द 2 सेल स्टेज, फिर ये 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, एंड इन्हीं सारे स्टेजेस को हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर। फिर जब एम्ब्रियो किस स्टेज में आ जाता है, 8 to 16 सेल स्टेज में, हम उसको बोलते हैं मोरूला। दैट ब्लास्टोमियर इज नोन एज मोरूला। फिर वही मोरूला डिवाइड करता है किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, एंड उसका साइज भी ग्रो करता है। एंड जो हमारा जाइगोट है, उस जाइगोट के बाद जोना पैलिसिडा लेयर है, वो भी हमारी क्या करने लग जाती है, डिग्रेड हो जाती है, रप्चर कर जाती है, तो उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस इज द 32 to 64 सेल स्टेज। And as it moves further in the to the uterus के अंदर further move कर, the blastomeres in the blastocyst are arranged in the, जो ये ब्लास्टोमियर्स होता है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं, आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्ला, एंड उसके अंदर एक सेल्स होता है ग्रुप का जिसको हम बोलते हैं इनामस। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इनके पास होता है सेल्स ऑफ रोबर सेल्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टिकी सेल्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम इनर सेल मास बोल रहे हैं। देन द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, से अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट हो जाता है एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स है वो डिवाइड कर जा रही है रैपिडली एंड कवर कर रही है किसको, कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो चुका है। दिस प्रोसेस इज दैट इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। यही रीजन होता है, यही करता है प्रेगनेंसी को, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी बनाता है। एक प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आई थिंक आप सबने सुना भी होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पे इम्प्लांट हो जाए, अदर देन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब में, किसी और रीजन में, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड ये प्रेगनेंसी कभी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो चुका है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिसको बोलेंगे कोरियोनिक विलाई, जो कि सराउंड होता है यूट्राइन वॉल के थ्रू एंड मैटरनल ब्लड के थ्रू। कोरियोनिक विलाइज उसके ऊपर हमें विजिबल होंगे। यही कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन जो टिश्यूज है बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट इज प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा क्या काम करता है, बेबी को नरिशमेंट कराने का काम करेगा, मैटरनल से फिटल में नरिशमेंट को पहुंचाएगा। These placenta facilitate the supply of oxygen की सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा, एंड वेस्ट और रिमूवल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का, जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। देन द प्लेसेंटा जो अटैच होता है किससे, एम्ब्रियो से, थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में मैटरनल फीटल के अंदर एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यूज के, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपने पीवाईक्यू सीरीज में देखा भी होगा। प्लेसेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, तो क्या क्या सीक्रेट करता है, सबसे पहले HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, या फिर HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड ये हार्मोन्स का नाम पूछा जाता है। प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, देख सकते हैं HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी का जब लेटर मंथ्स चल रहे होते हैं तो इसमें रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है, इज ऑल्सो रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से भी सीक्रेट होता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो वैसे नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, बट ये जो HCG, HPL होता है यही मेन इंडिकेशन होता है किसके, प्रेगनेंसी के। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का भी लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसके अंदर मैटरनल ब्लड के अंदर, एंड द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, इन्हीं सब का इंक्रीज प्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है फीटल की ग्रोथ को। इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, मैटरनल जो फीटल की ग्रोथ होती है उसको कराता है। देन मेटाबॉलिक चेंजेस भी करता है मदर के अंदर एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। देन इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के एकदम बाद जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो के अंदर वही डिफरेंशिएट कर जाता है किसके अंदर, आउटर लेयर दैट इज एक्टोडर्म, जो जर्मिनल लेयर्स बनाता है, इनर एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सून अपीयर करती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एक्टोडर्म क्या बनेगी, फेट ऑफ जर्म लेयर्स होगा यहाँ पे। एक्टोडर्म बनाएगी हमारा जैसे कि बेबी का स्किन बनाएगी, नर्वस जो आउटर ऑर्गन्स है वो बनाएगी। एंडोडर्म बनाएगी इनर वाले जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग, राइनल ब्लैडर, इन सब की लाइनिंग। मीजोडर्म, मीजो फॉर मेजोरिटी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो मेजोडर्म है ये मेजोरिटी ऑर्गन जैसे कि बोन्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब का ये फॉर्मेशन था मेजॉरिटी ऑर्गन। सून appear between this. So these three layers give rise to all tissues or organs adults के अंदर बनाएंगे। It need to be mentioned here that the inner cell mass contain कुछ cells present होते हैं जिनको बोलते हैं stem cell, which have the potency to give rise to all tissues and organs। जो inner cell mass है इनके पास कुछ ऐसे stem cells होते हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज ऑर्गन हर एक को फॉर्म कर सकती है। देन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो लास्ट होती है 9 मंथ, इसी को गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद एम्ब्रियो का हार्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस को हम कैसे नोटिस कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं। देन द फीटस डेवलप करेगा अपने अंदर लिम्स और डिजिट्स बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स 3 मंथ्स के जैसे ही 3 मंथ्स फिनिश होने वाले होंगे 3 मंथ्स के टाइम पे इसके अंदर लिम्स बनेंगे एंड डिजिट्स। लिम्स आर द हैंड्स एंड लेग्स, डिजिट्स होते हैं जो फिंगर्स होती है उनको बोलते हैं डिजिट्स। Most of the major organ systems are formed. For example, limbs and external genital organs are well developed हो जाते हैं। And the first movement of the fetus का जो first movement होता है वो कहाँ पे दिखता है? At the 24th week, जैसे कि 5th मंथ में बेबी का फर्स्ट ग्रोथ भी दिखती है एंड उसकी बॉडी के ऊपर कुछ कुछ हेयर्स आते हैं, उसके आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, उसके आईलैशेस बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ पे जो फीटस होता है फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड अब वो डिलीवरी के लिए, पार्चुरेशन के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाता है। सो अब हम देखते हैं पार्चुरेशन के अंदर क्या होता होगा। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट 9 मंथ, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। सो विगोरस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस का एक विगोरस कॉन्ट्रेक्शन होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से ही एक्सपल्शन होता है फीटस का आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वेजाइना। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये वर्ड भी बहुत है क्योंकि यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? नर्वस सिस्टम भी वर्क कर रहा है और यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सो द सिग्नल ऑफ फीटस, जो सिग्नल होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक फुली डेवलप फीटस से ओरिजिनेट होगा और प्लेसेंटा से डेवलप होगा, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में अगर आप पूछे कहाँ से जनरेट होता है? फीटस से और प्लेसेंटा से ये डेवलप होता है। क्लियर? देन दिस ट्रिगर, यही ट्रिगर क्या करता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सारे के सारे सिग्नल ट्रिगर करेंगे मैटरनल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड यही ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्राइन की मसल्स पे वर्क करेगा एंड कॉन्ट्रेक्शन कराएगा यूट्राइन का, जिसकी वजह से क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। देन द साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स होगा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता रहेगा, जिसकी वजह से जो बर्थ कैनाल है उसके थ्रू बेबी एक्सपल्शन हो जाएगा। सो दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। दिस इज नोन एज पार्चुरेशन। नेक्स्ट, अब बेबी का बर्थ हो चुका है तो बेबी का नरिशमेंट की बारी है। बेबी को नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो उसके लिए क्या है? ममेरी ग्लैंड्स एंड द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। सो दिस हेल्प द मदर, ये हेल्प करता है किसके अंदर? फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में। एंड जो मिल्क होता है जो प्रेगनेंसी के जस्ट 2 से 3 डेज तक का मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये येलोइश मिल्क होता है एंड इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो कि बेबी के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने के लिए। Then the breastfeeding during the initial period of infant is recommended by doctor for bringing up a healthy baby के लिए breastfeeding बहुत important टाइम होता है फॉर इनिशिएशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं? ये जो समरी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है आप इस समरी को पढ़ेंगे एंड अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन अगर किसी ने PYQ सीरीज नहीं देखे तो इस चैप्टर को देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगी PYQ सीरीज जरूर देखें। मैं PYQ सीरीज का
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।